हे गाइस, वेलकम टू द एडुकेटीज। और मैं हूं महिमा कौर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का ही टॉपिक, जो कि है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले इसी चैप्टर के 4 पार्ट्स और आ चुके हैं। गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप शुरू की 4 वीडियोज़ भी देखें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ा। ठीक है। जैसे कि डाइजेशन सिस्टम में क्या था, हम इनटेक ऑफ फूड करते थे। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आते थे हमारी बॉडी में, एब्जॉर्ब होते थे। ठीक है, डाइजेस्ट होते थे, एब्जॉर्ब होते थे, एसिमिलेट होते थे। ठीक है। अब वो जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी में हर जगह जाना चाहिए, तो उसके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करते हैं। जी बिल्कुल, हम खाना खाते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम जो है डाइजेशन में हमने किया था। ठीक है। फिर रेस्पायर यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, काम हमने रेस्पिरेशन सिस्टम में किया था, उसमें लंग्स और ये सब की ज़रूरत होती थी। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं। और अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के एक एक सेल में पहुंचते कैसे हैं। ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, देखिए, देयर इज़ अ नीड टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस। बिल्कुल ज़रूरत है अलग अलग सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के एक एक सेल पे पहुंचने के लिए। ठीक है। फॉर दिस अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही कहा जाता है ह्यूमंस में। ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड में हम देखते हैं कि देखिए, ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है। वो बॉडी के एक एक सेल से कनेक्ट करता है, सबको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है। अब ये क्या है? लिक्विड है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है, इतना भी हमें ये पता ही है इस बात के बारे में भी। ठीक है। ये रेड इन कलर होता है बिकॉज क्योंकि हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है जो इसमें प्रेजेंट होता है। ये विस्कस नेचर का होता है, यानी कि चिपचिपा सा पदार्थ होता है, यानी कि जो ये जो फ्लूइड है ये थोड़ा विस्कस होता है। इसके अलावा मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो है बेसिक यानी अल्कलाइन बिहेवियर का होता है। इसका पीएच जो होता है 7.2 टू 7.4 होता है। ठीक है। तो यानी अल्कलाइन है, बेसिक है, पीएच है इसका 7.2 टू 7.4। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अभी लिखी नहीं हुई, बट इफ़ यू वांट राइट देन यू कैन पेन इट डाउन। ठीक है, इन योर नोट्स। और ये जितने भी स्लाइड्स हैं इसमें जितना जो कुछ भी लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है उसका 7 to 8% जो वेट होता है वो ब्लड का ही होता है। फीमेल्स में जो होता है 4 से लेके 4.5 तक ब्लड होता है, मेल्स में 5 से लेके 5.5 लीटर्स तक ब्लड होता है। ये तो कुछ था कि हमने ब्लड के बारे में देखा। अब देखिए, ब्लड क्या है? रेड कलर्ड लिक्विड है, बॉडी में सर्कुलेट करता है, विस्कस नेचर का है, कनेक्टिव टिश्यू है, प्रेजेंट होता है इसीलिए रेड कलर का होता है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। अब हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो जो प्लाज्मा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आरबीसी को ही रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये रेड कलर के इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। बिल्कुल। आरबीसी जो होता है वो, उसका काम क्या होता है बेसिकली? वो जो ऑक्सीजन को है बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन को सारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करती है। ठीक है। अच्छा, अब आरबीसी आर मेड इन आर रेड बोन मैरो। अब इसके जो फॉर्मेशन साइट है यानी बनती कहाँ पर है? ये रेड बोन मैरो में बनती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है गाइज? डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है और इनका एक दूसरा नाम भी है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। इन्हें सोल्जर्स कहा जाता है। बचपन में ये वन वर्ड में हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, बट इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा क्यों जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स या फॉरेन बॉडीज अगर एंटर करती हैं, ठीक है, तो उनसे फाइट करने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। इसीलिए इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है, ताकि ये हमारी बॉडी में नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये जहाँ पर भी एंट्री लेती हैं वहीं पर ही वाइट ब्लड सेल्स पहुंच जाती है और इनसे लड़ने लग जाते हैं और इन्हें ख़त्म कर देती हैं। ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है? फॉरेन बॉडीज, जर्म से बचाने का काम डब्ल्यूबीसी करते हैं, इसीलिए इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। ठीक है।
इससे क्या होता है कि फिर हमें जितनी भी इजीली डिजीज़ हो जाती हैं वो से सब नहीं होता, और जो जल्दी बीमार होते हैं यानी उनका इम्यून खराब है, यानी WBC जो है उनकी उधर प्रॉब्लम होती है। दीज डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, तो इसीलिए रेड कलर के नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अब ये ब्लड क्लॉटिंग है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं प्लाज्मा के बारे में बता दूं। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये लिक्विड होता है जो कि ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है, बस इसका इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में। तो ठीक है, प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। अब वो कैसे मदद करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। देखिए प्लेटलेट क्या है, जब भी कोई पर्सन इंजर्ड होता है, ठीक है, तो जहाँ पर उसे चोट लगती है वहाँ की जो टिश्यूज़ हैं इंजर हो जाते हैं, वहाँ की जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, कट जाती है, तो उसकी उस एरिया में जो है ब्लड फ्लो करने लग जाता है, यानी ब्लड वेसल्स कट लग गया उस पर, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि वहाँ से खून निकलेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है कि खून निकलता जाता है। सपोज कीजिए अगर हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग ना हो, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोट ना करे, तो क्या होगा कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, तो उस पर्ट से क्या होगा, हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो फ्लो आउट कर जाएगा, ठीक है, तो खून बहता जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं बचेगा और हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो ह्यूमन में एक मैकेनिज्म काम करता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, इफ़ अ पर्सन गेट्स injured then the blood vessels in his body parts may get ruptured, उसका rupture हो सकती है blood vessel, due to which blood starts flowing out from cut। अब कट जहाँ पर लगा है वहाँ से खून बहना शुरू हो जाएगा, but our body has mechanism to prevent this loss of blood from cut। लेकिन हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो को रोकने में मदद करता है। अब इस मैकेनिज्म को एक चार्ट के थ्रू मैंने दिखा रखा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पर चोट लगे, इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ पर प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू मिलकर किसको बुलाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन को बुलाएंगे। एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, जो जहाँ पर चोट लगे वहाँ पर इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स मिलकर किसको बुलाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन को बुलाएंगे। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम कर देगा। कौन करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए एक सेकेंड, तो ये क्या करेगा, देखिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एक एंजाइम में बदलने का काम कौन करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन करेगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलने का काम करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन एंजाइम फाइब्रोजिन को फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है उसमें बदलने का काम कर देगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलेगा, उसके बाद फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन जो एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है उसमें बदलने का काम करेंगे हमारे थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिएगा इस फाइब्रिनोजिन सॉल्युबल होता है, वो घुले हुए होते हैं, ठीक है, वो फाइब्रिन में बदल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, वो घुलते नहीं हैं, वो गांठ की तरह, ठीक है, छोटे छोटे, मतलब इनका क्लोट टाइप बनने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो फाइब्रिन है ये क्या करते हैं, जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, ये फाइब्रिन जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स को वो एक पकड़ने का काम करते हैं, यानी कि अभी रेड ब्लड सेल्स वहाँ कट से बाहर नहीं जाएंगे, उनका रास्ता रोक लेते हैं, उन्हें कॉट कर देते हैं। कौन करते हैं, फाइब्रिन कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स मिलके किसको बुलाएंगे, थ्रोम्बिन को बुलाएंगे, ठीक है। थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयंस आते हैं यहाँ पे, कैल्शियम आयंस ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं, ठीक है। विटामिन के एंड कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलने में मदद करेगा, ठीक है। कौन करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजिन जो कि एक इनसॉल्युबल था उसको फाइब्रिन यानी कि सॉल्युबल प्रोटीन में बदल देगा। कौन बदलेगा, थ्रोम्बिन एंजाइम बदलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो फाइब्रिन है ये जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर पहुँचेगा, ब्लड सेल्स को रोकेगा, ठीक है, कॉट करेगा, किसको, ब्लड सेल्स को क्लॉट कर देगा, ठीक, कॉट कर देगा, पकड़ लेगा, ठीक है, उन्हें जाने नहीं देगा, बहने नहीं देगा, और फिर ये पूरी क्या हो जाएगी, ब्लड। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स मिलकर किसको बुलाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलने में मदद करेगा। फिर जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन एक सॉल्युबल था उसको
फाइब्रिन में बदलने में मदद करेगा, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन है। अब वो फाइब्रिन क्या करेगा, जहां पर चोट लगे वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, रास्ता रोक लेगा। और किसको रोकेगा, कॉट किसे करेगा, पकड़ेगा किसे, जाने से किसको रोकेगा, रेड ब्लड को। कौन, फाइब्रिन हो जाएगी, वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो है ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म। इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स को बुलाएंगे, इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन को बुलाएंगे। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एंजाइम में बदलेगा। फिर थ्रोम्बिन एंजाइम क्या करेगा, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन को फाइब्रिन में बदलेगा, जो कि एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है, यानी गांठें गांठें बन जाएंगी। फिर वो जो फाइब्रिन है वो जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ पर एक नेट टाइप क्रिएट कर देगा, जाला सा बना देगा, जिससे क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स बाहर नहीं जा पाएंगे। इसी को ही ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। दिस क्लोट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड। अब ये क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को होने से रोकते हैं। ये एक ब्लड का हार्ट का डायग्राम है, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं, देखिए 3 मैंने कंपोनेंट्स बताए थे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो हैं 2 टाइप की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। अब आर्टरीज क्या होती हैं, वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि जो उनकी वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है, मोटी होती है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए आर्टरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेती हैं हार्ट से और सारी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करती है, आर्टरीज करती है। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो होते हैं थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है, यानी इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है आर्टरीज के कंपैरिजन में। अब ये क्या काम करेंगी, आर्टरीज तो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाती थी। वेन्स क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी बॉडी के सेल्स से वापस हार्ट में पहुंचाएंगे, ठीक है। देखिए आर्टरीज जो है ऑक्सीजन और ब्लड लेकर जाएंगे सारे बॉडी पार्ट्स में, कहाँ से, हार्ट से, ठीक है। और जो वेन्स है बाकी बॉडी पार्ट्स या सेल्स से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिला हुआ है, उनको लेकर वापस कहाँ पर जाएंगी, हार्ट में जाएंगी। तो ये इनका काम होता है। फिर से देख लीजिए, आर्टरीज आर thick walled blood vessels which carry oxygenated blood from heart to all parts of the body, whereas veins are thin walled blood vessels which carry deoxygenated blood from body cells and parts to heart, ठीक है। ये डिफरेंस आ सकता है 1 वर्ड 2 मार्क्स वगैरह में। अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। देखिए हार्ट को बताने से पहले देखिए इसमें क्या है, मैं इसके डायग्राम से पहले आपको समझा देती हूँ। मैंने एक वो जो डायग्राम था दूसरा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो हार्ट के बारे में अगर हम सबसे पहले पढ़ें, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था कि थोरेसिक कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डायफ्राम से ऊपर, ठीक है। एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी के बारे में बताया था, थोरेसिक जो है ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हमारे डायफ्राम से यानी वेस्ट से ऊपर, ठीक है। तो जो हार्ट है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। हार्ट की जो लोकेशन होती है, हम ये नहीं कहते लेफ्ट साइड में हार्ट है, बिल्कुल नहीं। हार्ट जो होता है हमारे सेंटर में ही होता है, बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में होता है, लेकिन वो क्या करता है, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इसलिए हमें लगता है कि वो लेफ्ट साइड है, बट ऐसा नहीं होता। जो हार्ट की शेप होती है वो बिल्कुल फीस्ट यानी बंद मुट्ठी की तरह होती है, ठीक है। और मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, ठीक है, कॉनिकल शेप का होता है और 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था हमने पढ़ी थी ये चीज़ डाइवर्सिटी में पढ़ा था, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। तो बिल्कुल ह्यूमंस यानी मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है और बर्ड्स में होता है, हमने ये बात उधर पढ़ी थी। तो अब ये 4 चैम्बर देखिए, इस डायग्राम में आपको 4 बॉक्सेस से दिख रहे होंगे, यही 4 चैम्बर की तरह मैंने बना रखे हैं, ठीक है। और ये एक फोर्स पंप की तरह काम करता है, नहीं पंप की तरह होता है, होलो होता है, बिल्कुल खोखला होता है अंदर से, बस ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ पहले, जिससे इजी हो जाए। देखिए आर्टरी, राइट आर्टरी है, ये लेफ्ट आर्टरी है, एट्रियम, आई एम सॉरी, ये जो ऊपर की है ए, ये होती है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे की है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो है, एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाली तो है ट्राइकप्साइड वेल्व और ये है बाइकप्साइड वेल्व, ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये तो है आर ए यानी राइट एट्रियम, एल ए यानी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। आर वी यानी राइट वेंट्रिकल, एल वी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा।
डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड और CO2 एंटर करते हैं, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से जो है ब्लड एंड CO2 एंटर करते हैं कहाँ पर, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेल्व, इसे क्या कहेंगे, ट्राइकप्साइड वेल्व, ठीक है। ट्राई कपसाइड वेल्व, ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा। इसे ट्राइकपसाइड वेल्व कहते हैं, इसे बाइकपसाइड वेल्व कहते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये ट्राइकपसाइड वेल्व है और ये है बाइकपसाइड वेल्व, ठीक है। ठीक है, तो हार्ट क्या करता, सॉरी ब्लड क्या करता है, CO2 एंड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में एंट्री लेते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ ट्राइकपसाइड वेल्व, ठीक है, इसको T लिख रही हूँ ट्राइकपसाइड और इसको B लिख रही हूँ बाइकपसाइड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस वेल्व यानी ट्राइकपसाइड वेल्व वो क्या करते हैं, राइट वेंट्रिकल में एंट्री लेते हैं, क्या, ब्लड एंड CO2, ठीक है। अब ये वेल्व क्या करती है, ये वेल्व क्या करते हैं, इस ब्लड को वापस ऊपर जाने से रोकते हैं, इसीलिए ये वेल्व का होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड आ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से क्या करेगी, ब्लड और जो CO2 है वो जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जाएगा किसकी मदद से, पल्मनरी आर्टरी की मदद से। मैं आपको एक बात बता दूं, पल्मनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पल्मनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में एक बात पढ़ी थी कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, लेकिन जो सिर्फ एक पल्मनरी आर्टरी ऐसी है, सिर्फ एक पल्मनरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर, ठीक है। ये जो पल्मनरी आर्टरी है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, पल्मनरी आर्टरी को लिख देना है। अब पल्मनरी आर्टरी से क्या होएगा, जो ब्लड है और CO2 है वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में इसलिए जाती है ताकि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पल्मनरी आर्टरी से CO2 एंड ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज हो गया, यानी O2 CO2 CO2 O2 में बदल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वापस से अब ये ब्लड क्या करेगा, वापस से हार्ट में जाएगा, ठीक है। अब लेकिन किसकी मदद से जाएगा, पल्मनरी वेन की मदद से जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर जाती हैं, लेकिन जो पल्मनरी आर्टरी है वो क्या, सिर्फ ये एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, और पल्मनरी वेन एक ऐसी वेन है, सिर्फ ये इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लड को लेकर आएगी। कहाँ पर लेकर आएगी, देखिए सबसे पहले ब्लड आया था सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, फिर ट्राइकपसाइड वेल्व की वजह से वो राइट वेंट्रिकल में चला गया, उसके बाद पल्मनरी आर्टरी से वो ब्लड कहाँ गया, और CO2 लंग्स में गई, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हुआ, उसके बाद लंग्स से क्या होएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा वापस से ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन। दिस टाइम ब्लड में CO2 प्रेजेंट नहीं होगी, बल्कि क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। फिर इस वेल्व की मदद से, जिसे हम बाइकपसाइड वेल्व कहते हैं, B को लिख रही हूँ बाइकपसाइड वेल्व, इसकी मदद से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड एंड CO2 जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वो जो ब्लड एंड CO2 है विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा, ठीक है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारी बॉडी के सेल्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। अब मैं आपको फिर से बता दूं, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा की मदद से जो ब्लड और CO2 है राइट एट्रियम में एंटर करेगी, फिर ट्राइकपसाइड वेल्व की वजह में, जिसे RV के नाम से मैंने इधर लिख रखा है, उसमें एंटर करेगी। अब जो ब्लड है उसमें CO2 प्रेजेंट है, तो पल्मनरी आर्टरी की मदद से ये ब्लड और CO2 लंग्स में जाएगा, इसमें ये एक्सचेंज हो जाएगा CO2 O2 में, फिर ये लंग्स से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम LA जिसे मैंने डिनोट कर रखा है वहां पर, विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एंड ब्लड है। अब इस वेल्व यानी बाइकपसाइड वेल्व की मदद से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड एंड O2 पहुंच चुका है। अब ओर्टा की मदद से वो ब्लड और जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के सेल्स में चला जाएगा। तो ये होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जिसे हम डबल सर्कुलेशन भी
कहते हैं? अब मैं आपको फिर से बता दूं, देखो हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अपर 2 चैम्बर्स को क्या कहा जाता है, ऑरिकल या एट्रियम, और लोअर 2 चैम्बर्स को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल। अभी हमने पढ़ा था लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल या एट्रियम एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जो राइट एट्रियम है वहां पर क्या होता है, ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव करती है, किसकी मदद से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा की मदद से, ठीक है। अब जो राइट एट्रियम है वो एक राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होते एक वेल्व से, जो वेल्व का नाम क्या था, ट्राइकप्साइड वेल्व था उसका नाम। अब यहाँ से क्या होता है, उस वेल्व की मदद से राइट एट्रियम का जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब वहाँ से जो क्या होता है, ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी अब ब्लड में CO2 की जगह ऑक्सीजन आनी चाहिए, तो उसके लिए वो पल्मनरी वेन की मदद से, ये एक ऐसी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वहाँ से लंग्स में जाएगी, फिर वहाँ पर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा और दोबारा हार्ट में सेंड होगी। अब की बार पल्मनरी वेन की वजह से वो पल्मनरी वेन की वजह से वो क्या करेगी, लेफ्ट एट्रियम। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड एंटर हुआ है, इसमें ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ब्लड के साथ साथ क्या है, O2 है, ठीक है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन ट्रांसफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बाइकप्साइड वेल्व की मदद से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। वहां पर से फिर क्या आएगा, वहां पर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लार्जेस्ट आर्टरी जिसका नाम यहाँ पर ओरोटा लिख दिया मैंने, इसका आएगा ओर्टा, ठीक है। ये जो स्पेलिंग है ये आएगी ओर्टा, AORTA, ठीक है, इसका नाम है ओर्टा। अब ये ओर्टा जो है ये सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट आर्टरी है, इसकी मदद से ब्लड के एक एक सेल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी जो ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने देखा, इसमें आपने देखा होगा कि जो ब्लड है वो 2 बार आया है। पहली बार तो वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा की मदद से राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो बाइकप्साइड वेल्व की मदद से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, फिर पल्मनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में पहुंच गया, फिर वहां पर जो है ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज हुआ, फिर वो दोबारा हार्ट में एंट्री करेगा, लेकिन दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन इन लेफ्ट atrium, and then with the help of bicuspid valve it transported to left ventricle, और उसके बाद ओर्टा यानी लार्जेस्ट आर्टरी की मदद से सारे बॉडी सेल्स में वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा जा गया है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है, यानी डबल सर्कुलेशन भी कहा गया है, ठीक है। अब जो हार्ट बीट करती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन ECG की मदद से हम देख सकते हैं कि जो हार्ट बीट्स आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ECG, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ठीक है। ये तो कुछ उसके बारे में था। अब हम पढ़ते हैं हार्ट बीट के बारे में, ठीक है। देखिए अब गाइज यहाँ पर ना 2 टर्म आती हैं। अब उन टर्म का क्या है, एक तो सिस्टोल है और एक डायस्टोल है, ठीक है। सिस्टोल जो टर्म है, सिस्टोल का मतलब होता है, आप लिख लीजिए, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। और डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट का रिलैक्स करना, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर है ये, देखिए ये रहा सिस्टोल और ये रहा डायस्टोल। ये तो है कॉन्ट्रैक्शन और ये है रिलैक्शन, R यानी रिलैक्सेशन, C यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सिस्टोल में क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायस्टोल में क्या होता है, हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है। ये टर्म मैंने इसलिए बताया क्योंकि हार्ट बीट हम करने वाले हैं, जैसे कार्डिक साइकिल भी कही जाती है। टाइम टेकन बाय 1 सिस्टोल, यानी एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर उसका रिलैक्स करना, इन सब ये जो इस चीज़ को करने में जितना भी टाइम लगा है उस पूरे को क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। वो पूरी क्या कही जाती है, कार्डिक साइकिल कही जाती है। टाइम टेकन बाय 1 सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, फॉलोड बाय इमीडिएट डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हार्ट का रिलैक्स होना, इज कॉल्ड हार्ट बीट, इसी को ही हार्ट बीट कहा गया है। टाइम टेकन बाय 1 सिस्टोल फॉलोड बाय इमीडिएट डायस्टोल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, ठीक है। तो इसी से जो लब डब की साउंड आती है, हार्ट जब भी हमारा जो साउंड करता है उसको कहा जाता है लब डब की साउंड, ठीक है। तो सिस्टोल से लब की साउंड आएगी और डायस्टोल से डब की साउंड आती है, ठीक है। ये हम हार्ट बीट जो होती है सुनते हैं तो वो होते हैं, अगर लब डब की साउंड आ रही है दैट मीन्स वो जो पर्सन है वो हेल्दी है, ठीक है। ये कुछ कहा जाता है। एक जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, और 1 बीट कितने टाइम होते हैं उसकी, 0.8 सेकेंड्स में, ठीक है। ये तो था कुछ हार्ट बीट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, कहाँ पर, ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। इसी को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल कुछ बात, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इसे समझा दूँ
तो क्या होता है कि द ब्लड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये तो कुछ एक वन वर्ड की डेफिनेशन होगी, लेकिन समझ में इसमें अभी भी नहीं आया। तो क्या होता है, दिस प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज। हमारी जो आर्टरीज होती हैं, हमने पढ़ा था ना आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज की जो वॉल होती है थिक होती है, वेन्स की जो होती है थिन वॉल होती है, बिल्कुल। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारी आर्टरीज में बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू हमारी वेन्स के। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उसकी वॉल थिक होती है और उसकी थिन होती है, ठीक है। तो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उससे उस टाइम पे जो हमारी आर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्योंकि हमने बताया था ना मैंने आपको कि सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, हमारी आर्टरीज में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है आर्टरीज में, तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और सेम एज जब ब्लड रिलैक्स करता है उस टाइम पे जो हमारी जो वो जो है ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारी आर्टरीज में, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। फिर से मैं बता दूं, देखिए हमारी आर्टरीज में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, यानी सिस्टोल, ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस दौरान जो ब्लड हमारी आर्टरीज में प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, दौरान जब ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर से ही हार्ट ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। दिस प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज देन इन वेन्स, हाई आर्टरीज में होता है वेन के कंपेरिजन में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर क्रिएट करा है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg होता है, यानी कि मिलीमीटर इन मर्करी इसको बोला जाता है। और डायस्टोलिक का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। अगर इससे कम ज़्यादा है तो दैट मीन्स ब्लड प्रेशर हाई लो है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर की मदद से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। वन वर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, हार्ट के बारे में। एक चौथा भी एक पार्ट होता है, इनका 4 कंपोनेंट्स होता है। एक होता है लिम्फ, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही बहुत है कि एक कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, लिम्फ होता है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है। ये हमारा डायग्राम है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से जो है ब्लड और CO2 एंटर करता है राइट एट्रियम में, ट्राइकपसाइड वेल्व की मदद से वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर पल्मनरी आर्टरी की मदद से जो CO2 से भरा हुआ ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में वो गैसेज एक्सचेंज करेगा फिर से, यानी जो CO2 है वो O2 में बदल जाएगी। उसके बाद वो वापस से हार्ट में एंटर करेगा, वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है अब वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब वो राइट एट्रियम में एंट्री करेगा विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन। फिर बाइकअप साइड वेल्व की मदद से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और फिर जो लार्जेस्ट आर्टरी है ओर्टा, उसकी मदद से वो बॉडी के सेल्स में चला जाएगा। मैंने नॉर्मल देखिए ये रहा वेना कावा सुपीरियर अपर बॉडी में, यहाँ से ब्लड एंट्री करेगा, ये राइट एट्रियम है। फिर ये ट्राइकपसाइड वेल्व ये रहा यहाँ पर, इसकी मदद से वो राइट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। फिर वहाँ से पल्मनरी वेन के थ्रू वापस घूम के जाएगा कहाँ पर, पल्मनरी वेन्स की मदद से वो पल्मनरी आर्टरी से निकलेगा और फिर पल्मनरी वेन की मदद से जो ऑक्सीजनेटेड होके वापस ब्लड में एंट्री करेगा। आपको डायग्राम ऐसा कुछ बनाना है या जो भी आप देख लीजिए, जो भी आपको आसान लगे। ये नोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने क्लास 10th को बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान में रखते हुए ये नोट्स बनाए हैं। प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग। और मैं तो कहूँगी कि आप सभी क्लासेस के नोट्स बनाएं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप फिर से जाकर देखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा तो बार बार देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे बायोलॉजी कंटिन्यू करनी है तो उसके बेसिस पे भी, और अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए चाहिए तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन मेंशन इट इन आवर कमेंट सेक्शन। और बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू।